तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो हमने द एंड कर दिया था, समाप्त हो गया था हमारा अच्छी तरीके से। और आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस। देखिए, क्वेश्चंस बहुत जरूरी इसलिए हो जाते हैं, आप खुद से कर सकते हैं वैसे, लेकिन इसलिए जरूरी हो जाते हैं बच्चा, क्योंकि देखिए कितना भी आप पढ़ लीजिए, लेकिन जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चंस गलत होते हैं। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान ही चीजें सेट होती हैं और वो बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो यार पढ़ी के सब लोग ना काम चला लेते। तो देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, आज उसी को हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, और जो बंदा इस क्वेश्चन को कर सकता है वो वीडियो को पॉज करे और क्वेश्चंस को करे, और जो नहीं कर सकता वो सुने। देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चा? इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सगर्भता को बनाए रखने के लिए अपरा कौन से हार्मोन को स्रावित करता है। देखिए, अपरा, यहां पर अपरा वर्ड आया है, ये अपरा कौन से हार्मोन को स्रावित करता है? तो जब मैं लेक्चर्स ले रहा था उस दौरान मैंने बताया था कि अपरा से स्रावित होने वाले हार्मोन केवल उस समय स्रावित होते हैं। वैसे तो अपरा बनता ही उस समय गर्भावस्था के दौरान बनता है, तो केवल गर्भावस्था के दौरान देखने के लिए मिलते हैं। मतलब प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से इन्हें हम कह सकते हैं, मतलब इनको हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाता है, जो कि HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये ऐसे हार्मोन होते हैं जो कि सगर्भता के दौरान ही देखने के लिए मिलते हैं और अपरा द्वारा स्रावित होते हैं। यहाँ पर जरूरी बात यह है कि अपरा द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन है। ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, और ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो जो बंदे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं वो वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें, जो नहीं सॉल्व करना चाहते वो क्वेश्चन को सुने। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें भी हार्मोन कहा गया है। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चा, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हार्मोन वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। देखिए, हार्मोन से ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक क्वेश्चन फिक्स है, ये आपको फिक्स क्वेश्चन देता है। किसमें? नीट एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, मतलब फिक्स क्वेश्चन है हार्मोन से। एक क्वेश्चन हार्मोन से रिलेटेड पूछा जाएगा, वो चाहे जैसे पूछा जाए, चाहे जिस प्रकार घुमा दिया जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है HCG, HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहां से उत्पन्न होते हैं। तो अभी हमने इस क्वेश्चन को किया है, ये अपरा द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन है, और ये भी नीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और यहां पर अब हम आगे बढ़ते हुए तीसरे क्वेश्चन के साथ, तो तीसरा क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं अब। और ठीक उसी प्रकार जैसे कि अगर आपको आ रहा है तो वीडियो को पॉज करें और आगे बढ़ें। ठीक है, नहीं आ रहा तो देखें। तो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसमें असत्य कथन पूछ रहा है। तो असत्य कथन को हम बताएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है, पुटकी अवस्था के दौरान LH और FSH धीरे धीरे कम हो जाते हैं। बिल्कुल गलत, क्योंकि यही हमारा असत्य कथन हो जाएगा। क्यों असत्य कथन हो जाएगा बच्चा? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, तो वैसे तो मैंने बता ही रखी है। देखिए, होता क्या है, जो पुटकी अवस्था होती है, पहले हमें यह पता रहना चाहिए कि पुटकी अवस्था आती कब है। तो पुटकी अवस्था हमें देखने के लिए मिलती है 6 से 13 दिन तक। ठीक है, 6 से 13 दिन, 1 से 30 दिन तक की साइकिल चलती है। ठीक है, तो 1 से 30 दिन तक में 6 से 13 दिन जो आते हैं ना बच्चा, उनमें क्या होती है, पुटकी अवस्था आती है। ठीक है, और 6 से 13वें दिन क्या होता है, 6 से 13वें दिन में जो LH और FSH का लेवल होता है वो क्या होता है, हाई होता है। और 14वें दिन ये मैक्सिमम होता है। देखिए, मैक्सिमम कौन से दिन होगा, 14वें दिन इनका जो लेवल होता है वो मैक्सिमम होता है। लेकिन ये 6 से 13वें दिन तक लगातार क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है, मतलब बढ़ता रहता है। इसीलिए ये कथन बिल्कुल असत्य हो जाता है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि लेवल इनका क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और ये रहा चौथा क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपके मोबाइल पर। ठीक है, तो रक्त बहाव किसकी कमी के कारण होता है बच्चा? तो देखिए, रक्त बहाव मतलब ये ब्लीडिंग फेज की बात कर रहा है। ठीक है, ब्लीडिंग फेज मतलब लास्ट में आने वाली अवस्था, जो सबसे लास्ट में होती है उसको हम ब्लीडिंग फेज कहते हैं। जब हमने साइकिल में देखा था, साइकिल जब हम देख रहे थे इसकी, तो लास्ट में क्या हो रही थी, ब्लीडिंग फेज आ रही थी। ठीक है, तो ब्लीडिंग फेज में क्या हो रहा था, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है बच्चा, प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण क्या होता है, ब्लीडिंग फेज आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई आपको। और पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में क्या है बच्चा, पांचवें क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया हुआ है, जो डायग्राम में क्या करना है, हमको नामकरण करना है, मतलब नाम बताना है। ठीक है, तो पहले नंबर से देखते हैं। यहाँ पर पहला नंबर का जो दूसरा नंबर दिया हुआ है वो एंड्रोमेट्रियम दिया हुआ है। तो पहले देखते हैं दूसरा नंबर कहाँ है। तो ये रहा दूसरा नंबर, जो कि बिल्कुल गलत है, ये एंड्रोमेट्रियम तो है ही नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए नंबर गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। दूसरे ऑप्शन में तीसरे नंबर का इनफर्टिबुलम दिया हुआ है। तो तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर बिल्कुल ये इनफर्टिबुलम है। चौथे नंबर, और ये फिर दिया हुआ है, चौथे नंबर का दिया हुआ है फिब्री या झाला, जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि चौथा नंबर फिब्री या झालरी है। और फिर पांचवे का दिया हुआ है योनि ग्रीवा, जिसको हम सर्विक्स भी बोलते हैं, जो कि कहाँ रहा, ये रहा
और हाँ ये भी सही, बिल्कुल सही है। तो यानी हमारा जो ऑप्शन हो जाता है वो दूसरा नंबर ऑप्शन हमारा एकदम से सही हो। इट इज क्लियर बच्चा। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो फिर से हार्मोन के लिए आ गया है। और फिर से हार्मोन में क्या पूछा जा रहा है कि कौन से दिन सामान्य मानव रजो चक्र में LHH स्राव जो होता है, जो LH का स्राव होता है वो तीव्र होता है बच्चा। अभी अभी मैंने बताया कि 14वें दिन इसका जो लेवल होता है वो सबसे मैक्सिमम लेवल होता है। मतलब इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन फिर से आपके कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन के सामने आ चुका है। और ये 7वां क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि भ्रूण की प्रथम गतिशीलता। अच्छा, जो भ्रूण की प्रथम गतिशीलता होती है वो कौन से मंथ में होती है बच्चा? मैंने आपको बताया था कि तीसरे मंथ तक बेबी का निर्माण होता रहता है। तीसरे मंथ तक संपूर्ण अंग वगैरह बन जाते हैं, लगभग सारे अंग बन जाते हैं। और 5वें मंथ गर्भाशय की पहली गतिशीलता देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, ये 7वां क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, और बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 8वें क्वेश्चन की तरफ। और उसमें फिर से हार्मोन वाला क्वेश्चन आ गया। अब आप देख सकते हैं कि कितनी बार हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या मैं ये कहूं कि हर बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और यहां पर पूछा जा रहा है कि मानव में मादाओं में रजस्राव को किसके दिए जाने से आगे टाला जा सकता है। कहने का मतलब ये है, जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था उस दौरान मैंने आपको बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि रजस्राव तो 30 दिन में हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसी आवश्यकताएं आ जाती है, जैसे सपोज दैट आज उस लड़की का एग्जाम है, तो यार एग्जाम है तो प्रॉब्लम होगी भाई। तो उसको क्या किया जाता है, हम शिफ्ट कर सकते हैं, 1 से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन के संयोजन को की एक दवा आती है या इंजेक्शन भी इसके आते हैं, तो वो हम देकर इसके स्राव को क्या है टाला जा सकता है, मतलब कि 1-2 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ऐसा करके ये होता है। 8वां क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। और बढ़ते हैं 9वें और 10वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां और 10वां क्वेश्चन फिर से यार हार्मोन के क्वेश्चन, कितने हार्मोन के क्वेश्चन आए हैं भैया। तो देख रहे हैं आप हार्मोन के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो हार्मोन वाला जो वो टॉपिक है उसको अच्छी तरीके से पढ़े रहिएगा। और हार्मोन का एक अलग से टॉपिक का वीडियो मैं बना दूंगा, ताकि आपको एक ट्रिक के जरिए बना दूंगा, ताकि जो क्वेश्चन है ना आपके कभी गलत ना हो, हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल ना गलत हो। 4 नंबर बढ़ते हैं भाई साहब एक क्वेश्चन के। ठीक है, तो सर्टोली कोशिकाओं का नियमन कौन सी पिट्यूटरी हार्मोन करते हैं। देखिए, सर्टोली कोशिकाओं की बात आई, मतलब सर्टोली कोशिकाओं का मतलब ये है बच्चा कि शुक्राणु। ठीक है, शुक्र जनन से यहाँ पर मतलब है, क्योंकि शुक्राणु सर्टोली कोशिकाओं पर चिपके रहते हैं। मतलब एक मैं गेस करूं तो शुक्र जनन से इसका मतलब हो गया। और इसका नियमन कौन करता है, FSH हार्मोन करता है। कौन सा हार्मोन करता है बच्चा, FSH हार्मोन करता है। ठीक है, इट इज क्लियर। अब यहाँ पर दिया हुआ है रजो चक्र का तत्कालिक शुरू हो जाना निम्नलिखित में से किन हार्मोन की उपलब्धता समाप्त होने। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, अब 10वें नंबर में दिया हुआ है रजो चक्र का तत्कालिक शुरू हो जाना निम्नलिखित में से किस हार्मोन की उपलब्धता समाप्त होने के कारण हो सकता है। तो हम इसको कहेंगे कि बच्चा ये जो हो रहा है वो कौन से हार्मोन के कारण हो रहा है बच्चा। तो हार्मोन कौन सा है वो, तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण ही तो बच्चा रजो चक्र आता है। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम होता है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही इस बात को बताया कि जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है तब जाके ब्लीडिंग फेज आती है। और अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल नहीं कम हुआ, मतलब अगर ब्लीडिंग फेज नहीं है, मतलब गर्भावस्था आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण जो होता है वो रजो चक्र आता है। और यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और इसमें पूछ रहा है विदलन, विदलन के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ऑप्शन आता है भ्रूण का आकार बढ़ता है। क्या भ्रूण का आकार बढ़ता है, बिल्कुल गलत बच्चा, भ्रूण का आकार नहीं बढ़ता है। कोशिकाओं का आकार घटता है, कोशिकाओं का आकार बढ़ता है। इन 2 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही होगा, लेकिन कौन सा ऑप्शन सही होगा। और ये मोस्ट कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन भी हो जाते हैं बच्चा, क्योंकि एक में कोशिका का आकार बढ़ रहा है और एक में कोशिका का आकार घट रहा है। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप बिल्कुल इस चीज को भूल जाएंगे कि यार कोशिका का आकार बढ़ रहा था कि घट रहा था। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है बच्चा कि यहाँ पर जो कोशिकाओं का आकार तो नहीं बढ़ता, सेल्स का आकार नहीं बढ़ता, सेल के नंबर बढ़ते हैं। मतलब जैसे 2 सेल थी तो अब वो 4 सेल हो जाएंगे, अब 4 सेल थी तो वो 8 सेल हो जाएंगी। मतलब यहाँ पर नंबर बढ़ रहे हैं, आकार नहीं बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, आकार बढ़ता नहीं जबकि आकार घटता रहा है, क्योंकि भ्रूण का आकार तो सेम है। मतलब भ्रूण का आकार तो बढ़ नहीं रहा, अब भ्रूण में सेल्स ऑफ नंबर बढ़ रही हैं। मतलब अगर सेल बढ़ रही हैं तो हो क्या रहा होगा कि लगातार अगर सेल इंक्रीज हो रही हैं, मतलब जो सेल्स की साइज है वो छोटी हो रही हो। ठीक है, पहले इतनी बड़ी साइज थी, ये 1 थी, फिर ये 2 साइज बन गई,
फिर ये 3 साइज बन गई, ऐसे करके इनका निर्माण होता रहता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कोशिकाओं का आकार घटता है बच्चा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। और 12वें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मानव में मादा में रजस्राव को किसके दिए जाने पर टाला जा सकता है। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट होता है और यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अब आता है 13वां क्वेश्चन, तो पूछा जा रहा है मानव नरों के सुक्रिय प्रद्रव्य में किन 2 की भरपूर मात्रा पाई जाती है। तो भरपूर मात्रा किसकी होती है, फ्रक्टोज और कैल्शियम की। किसकी होती है बच्चा, फ्रक्टोज और कैल्शियम की। देखिए यहाँ पर ग्लूकोज वगैरह पर ग्लूकोज, डीएनए, राइबोसोम्स, ये जो चीजें हैं, ये टेस्टोज, ये सब चीजें नहीं होती। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा लेक्चर तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक होगा कि जो ये फ्रक्टोज पाया जाता है और ये जो कैल्शियम पाया जाता है, फ्रक्टोज से इसको एनर्जी वगैरह मिलती है और कैल्शियम इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इसका डी नंबर क्वेश्चन का आंसर सही है। अब बढ़ते हैं हम अपने 14वें क्वेश्चन में और 14 नंबर में पूछा जा रहा है मानव मादाओं में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कब होता है बच्चा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर भी कंफ्यूजन वाली बात आती है। तो देखिए जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है वो कब होता है बच्चा, वो निषेचन के बाद होता है। यहां पर दिया गया है मानव मादाओं में अर्धसूत्री विभाजन किसके पूर्ण होने तक नहीं होता है। तो निषेचन जब तक नहीं होगा तब तक अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट नहीं होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट गर्भावस्था पर ही हो जाता है। इट इज क्लियर। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे और आंसर भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है क्योंकि मैं आपको रटा रहा हूं। ठीक है, मानव मादाओं में गर्भ इंजेक्शन प्रतिवर्त किसके द्वारा प्रेरित होता है। गर्भ इंजेक्शन प्रतिवर्तन, जो कि अभी मेरा लास्ट लेक्चर था, जब मैं लास्ट लेक्चर लिया था तब मैंने इसके बारे में बात की थी, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था। सब कुछ एक ग्राफ के जरिए आपको ड्रॉ करके बताया था। तो अगर लेक्चर आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देखिएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक्चुअली में होता क्या है, ये कब आता है बच्चा गर्भ इंजेक्शन प्रतिवर्तन। जब पूरा गर्भ संपूर्ण तरीके से तैयार हो जाता है, विकसित हो जाता है, पूर्ण विकसित हो जाता है, तो क्या होती है, तब ये प्रतिवर्तन होता है। ठीक है, ये संदेश देता है कि अब गर्भ में पल रहा बच्चा बाहर निकलने वाला है। ठीक है, इस चीज को ये बताता है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीटोसिन थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन दे सकता है कि ऑक्सीटोसिन यार उस दौरान तो ऑक्सीटोसिन भी वो होता है, मुचित होता है, और लेकिन ये बात गलत है यहाँ पर। इसलिए गलत हो जाती है क्योंकि ऑक्सीटोसिन तो बाद में आएगा, पहले ये प्रतिवर्तन आएगा और ये प्रतिवर्तन ही पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करता है कि बच्चा अब ऑक्सीटोसिन का निर्माण करो। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ पर पूर्ण विकसित भ्रूण एवं अपरा से ये प्रतिवर्तन मिलता है और ये प्रतिवर्तन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन को मैसेज देता है, ये प्रतिवर्तन पीयूष ग्रंथि को मैसेज देता है कि अब ऑक्सीटोसिन की बहुत जरूरत है, निकालो यार। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन फिर प्रेरित होने लगता है और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, देख सकते हैं, यहाँ पर टाइम वेस्ट करना नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन के साथ, और ये है अपना 16वां क्वेश्चन। और इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस एक के स्राव से फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम्स की भरपूर मात्रा पाई जाती है। क्या ये लीवर में पाई जाती है? नहीं, लीवर में तो नहीं पाई जाती है और अग्न्याशय में भी नहीं पाई जाती और ये लार ग्रंथियों में भी नहीं पाई जाती है। ये पाई जाती है सहायक ग्रंथियों में, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी था। ठीक है, तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा, चीज़ें आप रट गई होंगी आपको, और लेक्चर्स वगैरह जरूर यार देख लीजिए क्योंकि उससे ही सारी चीज़ें कंफर्म होगी और प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये तो एक मतलब एक बेस था जो मैंने आपको थोड़ी बहुत क्वेश्चन बताए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, बाकी और क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट वगैरह आप कर सकते हैं। ठीक है, और आई होप ये लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। तो अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू।